गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज का पाठ है मेरे संग की औरतें। इस पाठ की लेखिका श्रीमती मृदुला गर्ग हैं। तो सबसे पहले हम मृदुला गर्ग जी के बारे में जानते हैं। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में सन 1938 में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स अर्थशास्त्र से किया इकोनॉमिक्स। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। मृदुला गर्ग जी की प्रमुख कृतियां उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्तकोबरा, कठगुलाब उपन्यास, संगति विसंगति 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां हैं, रंग डंग, चुकते नहीं सवाल निबंध संग्रह है। मृदुला गर्ग जी वर्तमान में फेसबुक पर भी सक्रिय रहती हैं। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा एक नई शैली में रचित संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें लेखिका ने अपनी नानी, दादी, माँ तथा बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर जीवन बिताया जा सकता है। तो बच्चों, पहले मैं आज आपको मोटे मोटे तौर पर इसके हेडिंग्स बताता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी। लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा। उसके जन्म के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेखिका को नानी से कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला। दूसरा जो हेडिंग है, लेखिका की माँ। लेखिका की माँ का विवाह होनहार पढ़े लिखे युवक से हुआ था। स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। तीसरा जो हेडिंग है उसमें घर में माँ का प्रभाव, यानी कि घर पे जो है माँ का प्रभाव किस प्रकार था। लेखिका की माँ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह अत्यंत सुंदर, ईमानदार, सत्यप्रिय और निष्पक्ष थी। उसी के साथ जो अगला हेडिंग, लेखिका की परदादी। इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा जिनके बारे में है वो है लेखिका की परदादी। लेखिका की परदादी परंपरा से अलग होकर जीती थी। उनका व्रत था कि उनके पास 3 दोतियां होते ही वह तीसरी को दान में दे देगी। यानी कि जो उनकी परदादी थी, उनका ये सिद्धांत था कि अगर उनके पास 3 दोतियां हो जाती थी तो जो तीसरी दोती होती थी उसको दान कर देती थी। लेखिका, इसमें स्वयं लेखिका ने अपने बारे में बताया है। लेखिका बहनों में दूसरे नंबर की थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लेखिका को टाइफाइड ज्वर था, यानी कि उनको जो बुखार था, टाइफाइड बुखार था, और इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी। अगला जो हेडिंग इसमें है, लेखिका का दृढ़ निश्चय। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहती थी। वह पिक्चर देखने वाले जाते तो पति पत्नी भी एक साथ नहीं बैठते थे। लेखिका दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी। जो अगला हेडिंग है उसमें लेखिका की बहन है। लेखिका 5 बहनें थी। सभी अपनी नानी, माँ और परदादी की परंपरा रखते हुए लीक से हटकर चलती रही
और लड़की होने की हीन भावना से बची रही। सबसे बड़ी बहन मंजुल, घर का नाम रानी था। शादी के बाद पति का नाम ग्रहण कर मंजुल वक्त कहलाई। इस प्रकार इसमें जो अगला हेडिंग है, सभी बहनों में समानता, सभी बहनों में एक एक बात समान थी, वे परंपरागत ढंग से नहीं चली परंतु घर को तोड़ा भी नहीं। तो आइए इस चैप्टर को विस्तृत ढंग से जानते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा। उसके जन्म के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका को नानी से कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला। शायद इसी कारण वह स्वयं कहानी लिखना पसंद करती थी और वह कहानी लेखिका बन गई। नानी एक अनपढ़ तथा प्रथा प्रथा को मानने वाली औरत थी। उनके पति शादी के बाद भी विलायत चले गए। विलायत मतलब विदेश, इंग्लैंड, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बनकर लौटे। बैरिस्टर जानते हो? वकील, वकालत। वे अंग्रेजी चाल चलन के साथ जीवन बिताते थे। नानी ने उनके तौर तरीकों का कभी विरोध नहीं किया। जो यानी कि जो उनके पति थे वो विलायत जब गए, इंग्लैंड जब गए, तो वहाँ का जो खान पान, रहन सहन उसी तरीके से रहते थे, तो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न उन्हें अपनाए, और उनको जो है उन्होंने उनका विरोध किया है और न उन्हें अपनाया। वे अपने तरीके से जीती रही। जब उनको आभास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, उन्होंने अपने पति से कहकर स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलाया। एक स्वतंत्रता सेनानी है प्यारेलाल शर्मा जी, उनको अपने घर बुलाया। पति ने भी इस कार्य में विलंब नहीं किया। नानी ने प्यारेलाल जी से कहा कि वह कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तलाश कर उनकी पुत्री का विवाह उससे करवा दे। यानी कि उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी से कहा कि जो उनकी पुत्री है उनका विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से होना चाहिए, फ्रीडम फाइटर से। वे नहीं चाहती कि उनकी बेटी का पति कोई अंग्रेजों का आज्ञाकारी व्यक्तित्व हो, जो अंग्रेजों की आज्ञा मानता हो। वो नहीं चाहती थी कि मेरी जो पुत्री है उनका जो पति होगा वो अंग्रेजों का प्रशंसक हो। इससे पता चलता है कि लेखिका की नानी को देश की आज़ादी कितनी प्रिय थी। अंग्रेजों के अनुसार चलकर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने की अपेक्षा देश की स्वतंत्रता के लिए लड़कर कष्ट और अभाव का जीवन बिताना अधिक महत्वपूर्ण था। आगे उन्होंने लिखा, लेखिका की माँ के बारे में लिखा, लेखिका की माँ का विवाह एक होनहार पढ़े लिखे युवक से हुआ था। स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास पुश्तैनी धन दौलत नहीं थी। उसके पास जो है पहले की जो धन दौलत, पुश्तैनी मतलब जो पूर्वजों द्वारा आपको जो है पैसे थे, उनके पास नहीं थे। लेखिका की माता अपनी माँ तथा गांधी जी के विचारों को मानने को मजबूर थी। लेखिका की माता जो है अपनी माँ और गांधी जी के विचारों को मानने को मजबूर थी। वो गांधी जी के विचारवादक थी। उनका शरीर अत्यंत दुबला पतला तथा खादी की भारी साड़ी को पहनने में उनको बड़ी कठिनाई होती थी। घर में ससुर का दबदबा था, घर में ही उनकी ही चलती थी। यानी कि आपको पता है, जब घर में चलने के लिए अपने अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए। घर में माँ का प्रभाव। अब घर में माँ का प्रभाव कैसा? लेखिका की माँ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह अत्यंत सुंदर भी थी, ईमानदार भी थी, सत्यप्रिय और निष्पक्ष थी। घर में कामकाज करने को उनसे कभी नहीं कहा जाता था, परंतु उनकी सलाह ली जाती थी। यानी कि घर में जो है
जो भी कोई कार्य होता काम को होता था उसमें उनकी जरूर सलाह ली जाती थी तथा उसका निर्वाह भी किया जाता था। उनके सलाह को माना भी जाता था। सारा काम उनकी सास, जेठानियां और पति संभाल संभाल लिया करते थे। उनका व्यवहार एक भारतीय माँ की तरह कभी नहीं रहा। उन्होंने न तो बच्चों को प्यार किया, न खाना पकाया और न घर के कामकाज देखे। उनकी इन कामों में रुचि ही नहीं थी। दूसरा कारण उनकी बीमारी भी थी। वो बीमार थे। उनका अधिकांश समय संगीत सुनने, पुस्तकें पढ़ने और साहित्य चर्चा में बीतता था। यानी कि जो उनका अधिक समय टाइम पास जो होता था, किताबें पढ़ती थी, अच्छे अच्छे जो है संगीत सुनते थे, साहित्यों पर चर्चा करते थे। वह यह सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही करती थी। स्वतंत्रता के प्रति गहरे प्रेम को अपने स्वतंत्र विचारों के अनुरूप आचरण द्वारा प्रकट करती थी। घर में काम न करने पर भी उनका कोई अनादर नहीं नहीं करता था। इसका कारण माँ के 3 गुण थे। क्योंकि वो घर में काम भी नहीं करती थी और उसका उनका जो है घर में कोई अनादर भी नहीं करता, सब लोग आदर करते थे। अब 3 कारण क्या है? साहवी खानदान का होना, दूसरा कभी झूठ न बोलना, तीसरा किसी की गोपनीय बात को किसी अन्य के सामने प्रकट न करना। वो जो है किसी की जो गोपनीय बात होती थी दूसरी तक नहीं ले जाती थी। वह बाहर के लोगों की अच्छी मित्र थी। अपने बच्चों की भी वह माँ कम, मित्र ही अधिक थी। मातृत्व तो उनको अपने पिता से ही प्राप्त होता था। घर में कोई किसी के पत्रों को नहीं खोलता था, न पूछता कि उनमें क्या लिखा है। सभी को अपनी निजता रखने का अधिकार था। यानी कि जो है घर में सबको अपने अपने निजी जीवन जीने का अधिकार था। लेखिका की परदादी, लेखिका की परदादी के बारे में भी यहाँ पे जानिए। लेखिका की परदादी से अलग होकर जीती थी। सॉरी, लेखिका की परदादी परंपरा से अलग होकर जीती थी। वो परंपराओं को पे जो है नहीं चलती थी। उनका व्रत था कि उनके पास 3 धोतियां होती ही वह तीसरी धोती को दान कर देंगी। 2 धोती ही अपने पास रखेगी। लेखिका की माँ जब पहली बार गर्भवती हुई तो दादी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि पहली संतान लड़की हो, जबकि सभी लोग पहली संतान लड़का चाहते हैं। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि माँ के 5 पुत्रियां हुई। परदादी के तार भगवान से सीधे जुड़े हुए थे, यानी कि भक्त और भगवान। उनकी परदादी जो है सीधे भगवान से, उनका जो बहुत ये था। भगवान भी उनकी बात मानने से मना नहीं करते थे। एक बार घर के सभी पुरुष एक बारात में गए थे। घर में केवल स्त्रियां थी जो रत जगह कर रही थी। रत जगह जानते हो, रत जगह होता है ना। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में जा घुसा। चोर को पता था कि इस घर में जो है पैसे बहुत लोग हैं। अब इस घर में जो पुरुष लोग हैं वो कहीं दूसरी जगह जा रखे हैं, घर में अब स्त्रियां हैं। अब मैं जो इस कमरे में जाके यहाँ पर जो है लूट मार करूंगा। लगा एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में जा घुसा। परदादी ने कहा, कौन है? पूछने पर उत्तर मिला, जी मैं। परदादी ने उसे कहा कि वह लोटे में पानी लाकर उनको पिलाए। इत्तेफाक, चोर से परदादी की बात हो रही है। चोर ने गबड़ा कर बताया कि वह तो चोर है। चोर ने कहा, मैं तो चोर हूं। अब परदादी ने उससे कहा कि वह अच्छी तरह हाथ धोकर और छान कर लोटे में पानी लाए। परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पिया और शेष उस चोर को पिलाकर कहा। यानी कि इसमें क्या हुआ कि जब चोर ने सेंध लगा कर उनके घर में घुसा तो चोर जहां पे परदादी सोती थी जिस कमरे में, तो परदादी ने अपना कमरा चेंज कर दिया।
क्योंकि वहाँ पे जो सारा जगह होता था, उन्होंने जो अपने कमरे को छोड़कर उस दूसरे कमरे में सोते थे। उस दिन उस दूसरे कमरे में सोई, जहाँ पर जो है, जिस कमरे में उनका जो है सोना चांदी बहुत सारे पैसे रखे हुए। और चोर उसी कमरे में जो है घुसा, दबे पाँव में, आराम आराम से। किंतु परदादी की नींद तो बहुत तेज। जैसे वो अंदर घुसा तो परदादी ने पूछा, कौन हो? ने कहा, जी मैं। परदादी ने कहा, उससे कहा कि वो लोटे में पान लाकर उनको पिलाएं। तो चोर ने घबराहट में बताया कि वह मैं तो चोर हूं। अब परदादी ने उसे कहा कि अच्छी तरह से हाथ धुलकर और छान कर लोटे में पान लाए, यानी कि इसको जो है, इस लोटे पर कपड़ा लगाकर इसको छान कर लाना, क्योंकि जो चोर था उसके मुंह पे क्या था, एक कपड़ा था। तो चोर ने लगा, चोर को पता था कि परदादी का तो भगवान से भी अच्छा ही है। इसका मतलब परदादी को पैसे पता भाई कि मेरे मुंह पे कपड़ा लगा हुआ है। तो चोर क्या करता है, जाता है और पानी भर के लाता है। परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पिया और शेष चोर को पिलाकर कहा, एक ही लोटे से हम पानी एक ही लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हो गए। अब तो चोरी कर या खेती, यह तेरी इच्छा है। चोर भी चोरी छोड़कर खेती करने लगा। चोर ने क्या किया, अपनी चोरी छोड़ दी और एक सीधा और जो है दादी के परदादी के इस पे चला, और उसने जो है खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। अब लेखिका बहनों में दूसरे नंबर की थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेखिका को टाइफाइड ज्वर था। लेखिका को जो है बहुत भयंकर बुखार हुआ, टाइफाइड बुखार हुआ। वह इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी। अब वही, जब देश आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तब सब लोग उस दिन जश्न मना रहे थे। और लेखिका भी जो है समारोह देखना चाहती थी, परंतु जा न सकी। वह रोने लगी तो उसके पिता ने उसको ब्रदर्स कारामजोव नामक पुस्तक पढ़ने को दी। लेखिका 9 वर्ष की थी उस समय। पुस्तकें पढ़ना उसे प्रिय था। पुस्तकें पढ़ना उन्हें अच्छा लगता था। वह रोना बंद कर पुस्तक पढ़ने में लग गई। उसने अनेक बार इस पुस्तक को पढ़ा, परंतु पहली बार में ही बच्चों पर होने वाले अत्याचार वाला अध्याय उसे लगभग कंठस्थ हो गया, याद हो गया था। उस सॉरी यह उसे जीवन भर याद रहा तथा उसके लेखन को भी इसने प्रभावित किया। लेखिका का दृढ़ निश्चय। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहती थी। वहां पिक्चर देखने जाते तो पति पत्नी भी एक साथ नहीं बैठते थे। लेखिका दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी। उसको नाटकों में अभिनय का शौक था। लेखिका एक लेखिका के एक प्रयास से वहां की स्त्रियां नाटकों में प्राय मर्दों के साथ काम करने को तैयार हो गई। वहां 4 वर्ष तक लेखिका ने नाटक किए तथा अकाल राहत कोष के लिए पैसे भी इकट्ठे किए। बिहार के बाद वह कर्नाटक के और छोटे कस्बे बागलकोट में रहने लगी। उसके 2 बच्चे थे जो पढ़ाई की उम्र के हो चुके थे, परंतु वहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लेखिका ने पास के कैथोलिक बिशप से निवेदन किया कि उनका मिशन सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। बिशप गैर क्रिश्चियन बच्चों के लिए स्कूल खोलने को राजी नहीं थे। अधिक जोर देने पर उनका कहना था कि उनको यकीन दिलाए यकीन दिलाई जाए कि स्कूल अगले 100 साल तक चलता रहेगा। गुस्सा होकर लेखिका ने कहा, 100 वर्ष तक चलते रहने का यकीन तो किसी के बारे में नहीं दिलाया जा सकता। उन्होंने कहा, भाई 100 वर्ष कोई रहे, इसका यकीन कैसे दे सकते हैं। तब लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोला तथा कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता दिलाई। लेखिका के इस जिद्दीपन को सबसे अधिक
मंच उसके अपने लेखन से ही मिला। शुरू से अंत तक उसका लेखन लीक से हटकर स्वयं अपने रास्ते पर चला। लेखिका की बहनें, लेखिका 5 बहनें थीं। सभी अपनी नानी, माँ और परदादी की परंपरा रखते हुए लीक से हटकर चलती रही और लड़की होने की हीन भावना से बची रही। पहले लड़का लड़की, यानी कि जब इनके घर में जो है 5-5 कन्याओं ने जन्म लिया तो लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। अब क्या है, अब इसमें आप सुनेंगे। सबसे बड़ी बहन मंजुल, घर का नाम रानी था। शादी के बाद पति का नाम ग्रहण कर मंजुल भगत कहलाई। वह लेखन कार्य करती थी। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी, इनकी मृदुला गर्ग जी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला गर्ग। शादी के बाद लिखना शुरू किया। तीसरी बहन का नाम घर का गौरी, बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती थी। चौथी रेणु और 5वीं बहन थी अचला, यानी कि जो पहले की 3 बहनें थी उनका 2-2 नाम था। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिनका नाम राजीव था। अचला अंग्रेजी में और राजीव हिंदी में लिखती थी। सॉरी, अचला अंग्रेजी में लिखती थी, वो एक राइटर थी। राजीव हिंदी में लिखते थे। गैर लेखिका बहनें भी कम नहीं थी। रेणु गर्मी की दोपहर में स्कूल से घर की गाड़ी में न बैठकर पैदल पसीने से लथपथ घर आ जाती थी। उसका एक सिद्धांत था कि वह जो है गाड़ी में नहीं जाती थी स्कूल, वह पैदल आती थी। गाड़ी में बैठना उसकी दृष्टि में सामंतशाही का प्रतीक था। कहती थी गाड़ी में नहीं, जो हमारे पास पैर है हम अपने पैरों से चलेंगे। चुनौती देने पर उसने पत्र लिखकर जनरल थिमैया का चित्र मंगा लिया था। उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। वो कहती थी परीक्षा दे के मुझे क्या करना है, बीए पास करके क्या करना है। बीए में आने पर परीक्षा देने के लिए उसे तमाम तर्क दिए देकर समझाया गया। जब वो बीए पहुंची, बीए में जब पहुंची तो उसको जो है परीक्षा देने के लिए बहुत सारी समझाया गया। बस पिताजी की खुशी के लिए उसने पास होने के लायक नंबर लाकर बीए कर लिया। सच बोलने में वह माँ से भी आगे थी। उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती, अगर उसे उसे कोई भी अगर परफ्यूम भेंट करता कि लोगों ये परफ्यूम अगर आपको कोई भेंट करे, तो वो कहती थी नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा नहाती हूँ। रेणु रेणु बहुत हट्टी थी। 1950 के अंतिम दौर में दिल्ली में एक रात 9 इंच बारिश हो गई। नाली नालों में बाढ़, पुलों के नीचे पानी जमा और यातायात ठप। सरकारी दफ्तरों की फाइलें पानी में तैर रही थी। सुबह सड़क पर कोई वाहन नहीं चल रहा था। रेणु की जिद थी कि वह स्कूल जाएगी, स्कूल बंद होगा। अब भाई जब बारिश होती है तो स्कूल बंद रहता है, और जब बहुत भयंकर बारिश होगी तो क्या होगा, स्कूल बंद हो जाता है। यह समझाने पर भी वह नहीं मानी, अकेली ही पैदल स्कूल चल दी। उस समय बारिश तो थम गई थी, पर सड़कें पानी में डूब गई। सड़कें पानी में डूबी थी, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। पहुंचने पर स्कूल बंद मिला। स्कूल का चौकीदार भी रेणु को देखकर दंग रह गया। रेणु 2 मील चलकर वापस घर पहुंची, पर उसको कोई मलाल नहीं था। अब लोगों ने उससे कहा कि भाई देखो, हमने तो पहले कहा था कि स्कूल बंद है। तो उसने कहा मैं गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं चले गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चित्रा पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी। वह जो सोचती थी वह करती थी भी। तो इसमें जो है, जो एक लाइन इसमें है लिखी हुई है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो इस चैप्टर के माध्यम से इसमें महिलाओं के बारे में जो कहा गया है, और यहाँ पे जो है बेटा और बेटी में अंतर, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि बेटा और बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है जब उनकी परदादी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि पहली संतान लड़की हो, जबकि उस समय जो है सबसे पहले लोगों को पहला लड़का ही चाहिए था।
किंतु इन्होंने इस परंपरा को तोड़कर, लीग से अलग हटकर जो है अपने अनुसार कार्य किया। महिलाओं को आगे आने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन किया। इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें, जबकि इसमें आपने सुना होगा कि प्यारेलाल शर्मा से मिलने, जबकि वो अपने पति से बात तक भी नहीं कर सकती थी, एक साथ वो चल भी नहीं सकते थे, अपने पति के सामने वो सिर उठा के बात नहीं कर सकते थे, और गैर पुरुष से मिलने जाना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में इस प्रकार की भावना आई। और इस चैप्टर के माध्यम से महिलाओं के लिए, महिलाओं किस प्रकार आगे आना है, लड़का लड़की में अंतर नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारे चैप्टर समापन हुआ। थैंक यू।